प्यारे बच्चों, आज ट्रिग्नोमेट्री का वो पोर्शन करवाने वाला हूँ मैं जो शायद आपने सोचा भी नहीं होगा। अक्सर क्या होता है कि हम थीटा लेके चलते हैं, लेकिन अगर मान लो कि थीटा के जहाँ पर एंगल या थीटा की कोई वैल्यू आ जाए तो क्या करोगे? जैसे मैंने बोला tan थीटा बोल दिया, अगर मैंने बोला थीटा इक्वल टू 45 डिग्री और यहाँ क्वेश्चन आ गया tan 45 डिग्री, तब क्या करोगे? ठीक है, तो याद रखना हमेशा एक बात बहुत ज़रूरी है, कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो होता है ना, उसके साथ में यहाँ पर एक थीटा होगा और उस पूरे की एक कांस्टेंट वैल्यू निकलेगी। जैसे अगर बोलता हूँ साइन है 30 डिग्री, तो ये रेशियो है, ये थीटा है और उसकी वैल्यू हमेशा कांस्टेंट आएगी, दैट इज़ 1/2। मैंने बोला cos 45 डिग्री, तो ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है, ये एंगल थीटा है, इसकी वैल्यू 1/√2, इसकी वैल्यू हमेशा कांस्टेंट आएगी। ठीक, मैंने बोला tan 60 डिग्री मान लो, इसकी वैल्यू √3 है। तो आपने कैसे पता लगाया? हमेशा याद रखो कि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के साथ में हमेशा एंगल थीटा आता है, इसकी वैल्यू एक कांस्टेंट होती है। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के साथ एक एंगल थीटा होता है और उसकी वैल्यू हमेशा एक कांस्टेंट वैल्यू आती है, उसको बोलते हैं हम लोग 1/, ये एक नोटेशन होती है। सिमिलरली एक बात समझना, अगर मैं यहाँ पे मैंने बोला साइन थीटा इज इक्वल टू P/B, अगर यहाँ पर मैंने कोई एंगल डाल दिया साइन 30 डिग्री, तब भी ये P/B ही होगा। यार इतना क्या कर रहा हूँ यार, हट। मैंने बोला tan थीटा इक्वल टू P/B बोल दिया, यहाँ पर tan 30 डिग्री बोल दिया मैंने यहाँ पर। तो ऐसा नहीं कि 30 डिग्री बोलने के बाद ये कुछ चेंज हो जाएगा, इसकी वैल्यू P/B ही कहलाएगी। tan 30 की वैल्यू कितनी होती है? tan 30 डिग्री इज इक्वल्स टू होता है बच्चों 1/√3। उस कंडीशन में P जो होगा और B ऐसा कर दोगे, ये P बन जाएगा, ये B बन जाएगा। कोई दिक्कत? ये समझना थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअल है, थोड़ा सा ये चीज़। अगर आपको ये चीज़ समझनी है तो बहुत ही कॉमन बात समझ लो कि जब भी कभी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो आता है साथ में एंगल बनेगा, क्योंकि ये अपने आप में कुछ नहीं है। अगर मैं बोल देता हूँ tan, ये अपने आप में कुछ भी नहीं है। मैंने बोला साइन, ये अपने आप में कुछ भी है जब तक इसके साथ में एंगल आप ना पुट करो। ठीक है, तो इस तरह आपने देख लिया, आपने कवर कर लिया। अब देखना ज़रा क्लास में, इसको समझना बहुत ही कॉमन सी बात है इसमें। देखो ज़रा क्लास, मैंने बोला चलो शुरू करते हैं ज़रा क्लास। एक राइट एंगल ट्रायंगल है बच्चों, मान लो। देखेंगे आज का हेडिंग है ट्रिग्नोमेट्रिक ठीक है रेशियो फॉर सम स्पेसिफिक एंगल। ठीक है भाई, 10th क्लास के उसमें हम एंगल पढ़ते हैं 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री। ठीक, हम ये 5 एंगल पढ़ेंगे बच्चों, 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री। ठीक है, तो प्यारे बच्चों समझना बहुत ही कॉमन है। फोर्टी 45 डिग्री मैं मान के चलो 45 डिग्री के लिए कैसे करना है। ठीक है, मैं पहले बता देता हूँ कैसे कैसे क्या होगा। एक राइट एंगल ट्रायंगल बना देते बच्चों,
ठीक भाई, राइट एंगल ट्रायंगल बनाते हैं, इसको बना दिया 90 डिग्री बन गया अपना, ठीक। इसमें मैंने बोला ये है ए, ये है बी और ये है सी बना दिया मैंने। इसमें एंगल ए को मैंने 45 डिग्री कर दिया। अब मुझे पता है कि अगर ये 90 है, ये 45 है, तो गारंटी ये भी क्या होगा, 45 डिग्री होगा। कैसे, आपको पता ही है कि अगर मेरा एंगल बी जो है वो 90 डिग्री है, एंगल ए जो है वो 45 डिग्री है ना, तो मुझे नहीं पता सी, एंगल सी क्या होगा, मैं नहीं जानता। तो मुझे पता है कि एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इक्वल टू 180 डिग्री। ये एंगल ए 45 डिग्री है, 90 डिग्री है, एंगल सी हम जानते नहीं हैं। 135 डिग्री प्लस में एंगल सी इक्वल टू 180 डिग्री हो गया। एंगल सी इक्वल टू कितना, 180 डिग्री माइनस में 135 डिग्री हो जाएगा बच्चों, तो एंगल सी की वैल्यू 45 डिग्री हो जाएगी। ये तो हम जानते हैं, ठीक। कोई बच्चा अगर ये बोले कि हाँ जी कैसे आया, तो मैं बता दिया मैंने ऐसे करके। मान लो 45 डिग्री, यही 45 डिग्री है। अब ध्यान से देखना, अगर मेरा एंगल ए और एंगल सी दोनों बराबर है, यानी कि ए और सी बराबर है, तो याद रखना 9th क्लास में हम एक थ्योरम पढ़ते थे, वो पढ़ते थे कि अगर मेरे दो एंगल बराबर हैं तो उनके अपोजिट साइड्स जो होंगे वो इक्वल होंगे। तो अगर मेरा एंगल ए और एंगल सी बराबर है तो एंगल ए के अपोजिट क्या है, इट्स बी सी, और एंगल सी के अपोजिट क्या है, ए बी, बराबर होगा। लिखेंगे साइड्स अपोजिट टू इक्वल एंगल, इक्वल एंगल्स आर इक्वल। था, मान लो कि मैंने बोला कि मैंने बोल दिया इसलिए बी सी और मेरा ए बी जो है बच्चों बराबर आ गया, दैट इज इक्वल्स टू ए, यूनिट मान लेते हैं, ए मान लेते हैं, दैट इज इक्वल्स टू ए। मैंने बोलते से अपने मैंने इसको ए बोल दिया, इसको ए बोल दिया, इसको ए बोल दिया, ठीक है। लेकिन ये दोनों बराबर हो गए, लेकिन क्या मैं इसे जानता हूँ, नहीं जानता। कोई बात नहीं, एक बार चेक कर लेते हैं। मुझे पता है पाइथागोरस थ्योरम क्या कहता है, पाइथागोरस थ्योरम कहता है कि मेरा ए बी का स्क्वायर प्लस मेरा बी सी का स्क्वायर जो होगा इज इक्वल्स टू मेरा ए सी का स्क्वायर के बराबर होगा। पक्की बात है। अब मुझे पता है ए सी मुझे नहीं पता है, ए बी की वैल्यू कितनी है, इट्स ए का स्क्वायर हो गया, ये ए का स्क्वायर हो गया, इक्वल टू में ए सी स्क्वायर, तो 2a स्क्वायर इज इक्वल टू में ए सी स्क्वायर हो जाएगा। तो ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होगा, 2a स्क्वायर हो गया। तो ए सी की वैल्यू कितनी हुई, 2a स्क्वायर, a रूट 2 आ जाएगा। मतलब कुल मिला के क्या बन गया बच्चों, इट्स a रूट 2 ये बन गया, ठीक है। कोई दिक्कत, यहाँ तक हम लोगों ने कवर कर लिया है। चाहो तो आप लोग नोट कर सकते हो, फटाफट छाप लीजिए। में a बाहर आ गया, रूट 2 है ना, लास्ट में a बाहर आ गया, रूट 2 अंदर आ गया, है ना। रूट 2 कैसे आया ना बेटे, 8th में पढ़े थे, 8th क्लास में तूने पढ़ा होगा इसके बारे में। 8th में पढ़ा होगा कि 2 इंटू में a इंटू a, याद ऐसा कुछ। तो जो पेयर में होता है वो बाहर आ जाता है बेटा। अब इसका ये पेयर बन रहा है तो पेयर बाहर आ गया, इसका पेयर नहीं बना तो इसको रूट में रख दो, ए रूट दो, ठीक है। चलो अच्छा, इसमें ना एक चीज़ तुम्हें एक बता देता हूँ, हमेशा याद रखना। इसमें ये नोट कर लिया सब लोगों ने। अच्छा, ये अब जो बताऊँगा नोट मत करना, बस ये याद कर रखना बच्चे। अगर एक राइट एंगल ट्रायंगल है, अगर एक राइट एंगल ट्रायंगल है, ठीक, ये 90 डिग्री है ना, और 90 डिग्री के अंदर अगर ये वाला एंगल अगर a है तो ये साइड a और ये साइड a, तो ये हमेशा a रूट 2 ही होगा। दुनिया का सबसे बड़ा सच है ये, ठीक। अगर ये दोनों साइड बराबर है, अगर इसे मान लो कि मैंने बोला ये 90 डिग्री और ये 9 है, इसकी वैल्यू 9 है, तो ये क्या आएगी, इट्स 9 रूट 2, ठीक। अगर ये राइट एंगल ट्रायंगल है और मैंने बोला कि ये हो गया 3, ये 3, तो इसकी वैल्यू क्या होगी, 3 रूट 2। अगर एक राइट एंगल ट्रायंगल है
ठीक है, तो ये बोला 4, ये बोला 4, ये होगा 4√2। कितना क्लियर है बच्चों? हमेशा याद रख लो इसको कि अगर ये a है, ये a, तो ये a√2 बनेगा। गारंटी इस बात की, गारंटी समझते हो? गारंटी मतलब गारंटी। अच्छा, मैं इसमें ना एक चीज़ और तुम्हें सिखाना चाहता हूँ, इसमें बहुत ज़रूरी है। इसमें देखो प्यारे बच्चों, समझना। अब मेरे पास क्या है, मेरे पास यहाँ पे एक बात हो गया। अब समझना, ये a हो गया, ये a हो गया, ये a√2 हो गया। अब समझते हैं क्या, 10 या मान लो साइन 45 डिग्री, साइन 45 डिग्री, साइन 45 डिग्री, तो बताते यहाँ पे थीटा ये होगा। साइन थीटा की वैल्यू क्या होती है? इट्स p अपॉन में h होती है बच्चों। अब देखो, चाहे 45 आप इसको लो, चाहे इसको थीटा मानो, बात एक ही है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। थीटा के सामने वाला परपेंडिकुलर होता है, परपेंडिकुलर क्या होगा? इट्स a बनेगा। और 90 के सामने वाला हाइपोटेन्यूज होता है, क्या बनेगा? इट्स a√2 बनेगा। इससे कट गया, आंसर 1/√2 आया। ठीक, यानी कि साइन 45 की वैल्यू 1/√2। मैंने बोला cos 45 डिग्री वो होता है b अपॉन h होता है। अब थीटा के सामने वाला परपेंडिकुलर होगा, तो थीटा का ये वाला क्या होगा? बेस हो जाएगा। और अगर थीटा इसको मानोगे तो ये वाला परपेंडिकुलर और ये वाला क्या होगा? बेस हो गया। ठीक, तो आंसर उतना ही है। बेस क्या है? a, ये कितना है? a√2 हो गया। इससे ये कट गया, आंसर कितना होगा? 1√2 हो जाएगा। अच्छा, वहीं पर एक चीज होती है कि tan 45 डिग्री, ठीक है, tan 45 डिग्री, वो क्या होता है? इट्स p अपॉन b होता है बेटे। अब अगर 45 इसको माना तो p कितना होगा? सामने वाला परपेंडिकुलर, तो a रहा। बेस क्या होगा? ये वाला बेस। सिमिलरली अगर थीटा इसको माना तो ये वाला परपेंडिकुलर, ये बेस, तो a से a कट गया, आंसर कितना? 1 आ गया। तो tan 45 से 1 आ गया। और आपको क्या पता है? आपको पता है कि tan 45 tan थीटा इक्वल टू क्या होता है? साइन थीटा डिवाइड बाय कॉस थीटा होता है, होता है। तो अगर बात करता हूँ tan 45 डिग्री इक्वल टू साइन 45 डिग्री डिवाइड में कॉस 45 डिग्री। अब साइन 45 डिग्री की वैल्यू कितनी है? वो तो 1/√2 है। इसकी वैल्यू कितनी? ये भी 1/√2 है। ये पूरा पूरा कट जाएगा, आंसर बना जाएगा। तो इस तरह से मैं पता कर लिया कि कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है, इसमें एंगल 45 45 45 अगर होता है तो वैल्यू ऐसे निकलती है। देखो, टेबल रटने से पहले पता कर लो कि टेबल वो वैल्यू आई कैसे। आपके स्कूल में टीचर्स टेबल रटवा देंगे कि भाई ये टेबल रट लो, काम आ जाएगा। लेकिन मेरा कंसर्न इस चीज़ को लेकर होता है कि टेबल रटो मत, पहले टेबल को रटने से पहले समझो कि वो एग्जैक्टली वो वैल्यू आई कैसी, बनी कैसे। ठीक है, आपके स्कूल के में टीचर जाएंगे, वो बोलेंगे आपको ट्रिग्नोमेट्री टेबल सिखा देंगे कि हाँ जी ट्रिग्नोमेट्री टेबल याद कर लो, रट लो, एग्जाम में यही चीज़ आ रही, वैल्यू आपको याद होनी चाहिए। ये गलती नहीं करना, रटने से पहले आपको पता होना चाहिए कि एग्जैक्टली वो था क्या। ठीक, रटना। और तुम्हें रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी, मैं क्वेश्चन इतने करवा दूंगा कि सारे के सारे वैल्यूज आपको ऐसे याद हो जाएंगे। मैं इतने क्वेश्चन करा दूंगा आपको। ठीक है, चलो फटाफट इसको छाप लो जल्दी से। तो प्यारे बच्चों, मैंने 45 डिग्री के लिए कर दिया। अब 30 और 60 के लिए बताया देता हूँ मैं तुमको। 30 डिग्री और 60 डिग्री बताया देता हूँ कि एग्जैक्टली इनकी वैल्यू कैसे आएगी। जैसे एग्जांपल मैं देता हूँ, मैं बता देता हूँ कि आपकी किताब में ये बताते हैं कि भाई साइन 30 की वैल्यू आती है 1/2 और कॉस 30 की वैल्यू आती है इट्स √3/2। फिर उसके बाद आएगा आपके पास साइन 60 की वैल्यू आएगी आपके पास कितनी? इट्स √3/2 एंड कॉस 60 की वैल्यू आएगी 1/2। ठीक है भाई, लेकिन अभी वैल्यू आई कैसे, इसको समझना मेरे प्यारे बच्चों, ये वैल्यू कैसे आई इसको समझाने के लिए मैं आपको एक चीज़ सिखाता हूँ। बेटे एक ट्राइंगल होता है, ट्राइंगल का नाम होता है इक्विलेटरल ट्राइंगल। कौन सा? इक्विलेटरल ट्राइंगल। मैंने बोला इक्विलेटरल ट्राइंगल। ऐसे मान लो कि मेरे पास एक ट्राइंगल है, इक्विलेटरल ट्राइंगल होता है, इक्विलेटरल ट्राइंगल होता है। अब ये क्या होता है? इसके सारे साइड बच्चों बराबर होते हैं।
मान लो कि इसका साइड मैंने दे दिया 2a, अब ये 2a तो ये भी 2a दे दूंगा मैं, ठीक भाई, और ये भी मैंने 2a कर दिया, ठीक भाई। नहीं वो फ़ोन का जो टून है ना, जो तुम बोल रहे थे मेरे से, तो मेरी एक बहुत ही फेवरेट मूवी है, मूवी का नाम है विक्रम वेधा। कभी सुना इसके बारे में? साउथ की मूवी है विक्रम वेधा। तो मुझे बहुत पसंद है मूवी, बहुत ज़्यादा, तो कोई दिक्कत नहीं है। अब मैंने बोल दिया कि मैंने ये 2a तीनों के तीनों क्या है, सेम साइज़ के हैं, तीनों का साइज़ बराबर है। मैंने इसका नाम दे दिया a, इसका नाम दे दिया b, इसका नाम दे दिया c दे दिया। भाई बड़ा मज़ा आ रहा है। अब क्या होगा, यहाँ पे कोई राइट एंगल ट्रायंगल तो बन नहीं रहा, तो क्या करूँगा मैं, इसके लिए मैं यहाँ से एक परपेंडिकुलर खींच दूंगा d। मैंने बोला AD परपेंडिकुलर BC, ठीक है। जैसे मैंने इसके परपेंडिकुलर खींचा ये वाला पोर्शन, तो क्या होगा बच्चों, AD परपेंडिकुलर BC, तो यहाँ से केस सामने आता है, और केस ये कि इक्विलेटरल ट्रायंगल में अगर आप किसी पॉइंट से यहाँ से अगर वो खींचते परपेंडिकुलर खींचोगे तो सामने वाले के परपेंडिकुलर तो होगा, और साथ ही साथ इसको दो बराबर भागों में काट रहा होगा। ये 9th क्लास का थ्योरम है तुम्हारे पास, 7th चैप्टर का, ठीक, कि अगर किसी इक्विलेटरल ट्रायंगल में यहाँ से आपने एक लाइन खींचा जो कि सामने वाले साइड के परपेंडिकुलर है, तो परपेंडिकुलर तो होगा, प्लस में इस पूरे लाइन को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करा। इसका मतलब क्या है, दिस इज द मीडियन, ये मीडियन होता है, ठीक है। मीडियन क्या होता है, मीडियन का मतलब होता है एक लाइन जिसको किसी ट्रायंगल के वर्टेक्स से खींचा गया उसके अपोजिट वाले साइड के मिड पॉइंट तक, ठीक, उसको बोलते हैं क्या कहते हैं, ठीक है, उसको बोलते हैं मीडियन कहते हैं। मीडियन क्या करेगा, उस पूरी लाइन को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर देगा, ठीक। लेकिन इक्विलेटरल ट्रायंगल की खास बात ये होती है कि ये वाला पोर्शन जो मीडियन खींचोगे तो हमेशा क्या होगा, इसके परपेंडिकुलर होगा। अब यहाँ से मैंने क्या किया, अगर ये पूरा 2a था तो ये वाला पोर्शन बोल सकता हूँ ये a बन जाएगा, और ये वाला पोर्शन a बन जाएगा। अब मुझे इसकी हाइट तो पता ही नहीं है, ये 2a है ये a है, बट ये नहीं पता मुझे, निकाल दे भाई। तो अगर दिमाग लगाओ, मैं बोलता हूँ, दिमाग लगा देते जस्ट में, इन ट्राइंगल ABDC, इन ट्राइंगल ADC मुझे पता है कि AC का स्क्वायर बराबर किसके होगा, DC का स्क्वायर प्लस में AD के स्क्वायर के बराबर होगा। तो AC का स्क्वायर जो होगा बराबर DC क्या है बच्चों, DC इज A का स्क्वायर हो जाएगा। AD कितना है इन्हें नहीं पता है, और ये AC कितना है बच्चों, AC इक्वल टू 2A का स्क्वायर हो जाएगा। तो अगर बात करते हैं AD का स्क्वायर इज इक्वल टू व्हाट, 4A का स्क्वायर हो जाएगा बच्चों, ना कह सकते हो क्या, 4A का स्क्वायर इज इक्वल टू में A स्क्वायर प्लस में AD का स्क्वायर। बताओ कोई प्रॉब्लम है, इसको उठा के धर ले आओ, तो 4A स्क्वायर माइनस में A स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होगा, AD का स्क्वायर हो जाएगा। तो दिमाग लगाना, AD स्क्वायर इज इक्वल टू 3A का स्क्वायर हो जाएगा। तो AD इज इक्वल टू अंडर रूट के अंदर 3A स्क्वायर, सॉल्व करोगे तो AD इक्वल टू में A√3। बताओ कितना क्लियर है। तो यहाँ से मेरा क्या बन गया, इट्स A√3 बन जाएगा। अब जैसे ही आपका ये 3 बनेगा ना, इसके बाद तो सारा गेम ही खत्म है। ये समझ में आया। अब हम क्या कर लेते हैं, हम यहाँ पर एक ट्राइंगल पकड़ लेते हैं, दिस, ठीक, ऐसे करके इसका नाम दे दिया मैंने A, इसका नाम दे दिया D, इसका नाम दे दिया C, ये 90 डिग्री, मतलब कुल मिला के इस ट्राइंगल को काट के मैं इधर ले आया। ये बना मेरा A√3 बन गया, ये बना A, ये बना A, ठीक है, ये 2A बन गया। कोई दिक्कत? जैसे ही बन जाएगा, अब आपके पास केस क्या बनता है कि अब 30 डिग्री 60 डिग्री निकालना है ना, 30 60 करना है हमको। रूल याद कर लो कि अगर ये वाला पोर्शन 30 करोगे, इसको 30 तो ये 60 होगा, और ये 60 तो ये 30 हो जाएगा, है ना, क्योंकि ये तो ऑलरेडी 90 है। बात सुन में, ये तो ऑलरेडी 90 है। चलो फटाफट इसको छाप लो जल्दी से। हाँ जी,
अब देख लेते हैं क्लास। अब क्योंकि मैंने एक बात कही थी, अब एंगल्स के बारे में बात कर रहे थे। मुझे पता है एक राइट एंगल ट्राइंगल था, राइट एंगल ट्राइंगल में सारे साइड बराबर, सारे एंगल बराबर, ये एंगल 60 डिग्री होगा, ये 60 डिग्री और ये पूरा 60 डिग्री था। जैसे ही मैंने बीच में लाइन खींचा तो ये क्या बन जाएगा, 30 डिग्री बन जाएगा, ये बन जाएगा 30 डिग्री। कोई दिक्कत? तो ये भी, ये पूरा एंगल 60, ये 60, ये 60, तीनों मिला के 180 बन रहा है। कोई दिक्कत? और अब मैं अगर इसको अलग करता हूँ तो मेरा क्या बनेगा, ये 60 डिग्री बन गया और ये मेरा 30 डिग्री बन गया। यहाँ तक कितनों को समझ में आई बात? चलो अब अगर बात करता हूँ मैं sin 30 की बात करता हूँ, sin 30 की बात करता हूँ। sin 30 इक्वल टू P अपॉन H होता है। 30 के सामने वाला परपेंडिकुलर है, इसका मतलब क्या है, P कितना है, ये तो A बन गया, और H कितना है, 90 के सामने वाला H होता है, तो इसका मतलब 2A, A से काट दो, आंसर 1/2। ठीक, देखो sin 30 1/2 आ गया। कोई दिक्कत? सिमिलरली मैंने बोला cos 30 इक्वल टू B अपॉन में H होता है। B क्या है बच्चों, अगर 30 ये रहा, इसके सामने वाला परपेंडिकुलर, तो बेस क्या होगा बेटा, ये होगा, तो A√3, H कितना होगा, इट्स 2A, A से A काट दो, आंसर √3/2 बन जाएगा। ये कितनों क्लियर है भाई? अच्छा, उसके बाद cos 60 डिग्री, cos 60 की वैल्यू कितनी है बच्चों? अगर बात करते हो पूरा राइट एंगल ट्राइंगल की बात करो पूरा का पूरा, तो cos 60 मतलब B अपॉन H। अब मैंने एंगल कौन सा 60 डिग्री लिया है, 60 में क्या होगा, थीटा के सामने वाला परपेंडिकुलर, तो यानी कि ये वाला पोर्शन बेस होगा, बेस क्या होगा A, H कितना होगा, थीटा के सामने, ये 90 के सामने वाला क्या होगा, दिस, तो इट्स 2A, काटोगे इट्स 1/2। ध्यान देखो cos 60 1/2 आ गया, ये अपना आ गया था cos 30, और sin 60 की वैल्यू कितनी आएगी बच्चों, sin 60 की वैल्यू अब क्या आएगी, इट्स P अपॉन H। अब यहाँ पे एंगल 60 डिग्री है, थीटा के सामने वाला परपेंडिकुलर क्या बनेगा, A√3, और H क्या बनेगा, इट्स 2A, A से A काट देना, आंसर √3/2 बन जाएगा। और इस तरह से हमने पता लगा लिया कि भाई एंगल जो होते हैं sin 30, sin 60 कैसे कैसे वैल्यू आती है। अब स्कूल के टीचर्स अब आपको रटवाएंगे भी कि वो ट्रिग्नोमेट्री टेबल याद कर लो, तो आपको पता होगा कि भाई ये सारी वैल्यूज आई कैसे है। ठीक है, तो रटने से पहले आप पहले ये पता करो कि वो आया कैसे। ठीक है, रटने से पहले पता करना कि ये वैल्यू आई कैसे। क्लियर है बात? डाउट किसी को इसमें? बात सुनने वाली? ठीक है, फटाफट नोट करें सब लोग, जल्दी ये छाप लो। तो प्यारे बच्चों, अब मैं तुम्हें सिखाता हूँ ट्रिग्नोमेट्री टेबल बनाना। जो ट्रिग्नोमेट्री टेबल जो बनाते हैं, जो स्कूल में आपके एनसीईआरटी में है, वो टेबल बनाना सीख लो एक बार जरा। इससे क्या होता है कि आपको सारी वैल्यू याद कर लो, ये टेबल बनाना सीख लो, इससे फंसोगे नहीं। ठीक है, उसका तरीका बड़ा सिंपल सा होता है। यहाँ पे एक तरफ लिखो साइन, लिखो कॉस, टैन, ये 3 लिखना, ये 3 कर लो। और मैं तो कहता हूँ ओनली साइन का याद कर लो, कुछ याद भी मत करो, बस आपको टेक्निक सिखा रहा हूँ। कोसेक, सेक और कॉट। अगले 10 मिनट इसको ध्यान से देखना। बस मैंने यहाँ बोला 0 डिग्री, यहाँ बोला 30 डिग्री, यहाँ बोला 45 डिग्री, यहाँ बोला 60 डिग्री और यहाँ बोला 90 डिग्री। ठीक, प्यारे बच्चों, थोड़ी सी कैलकुलेशन है और सारा केस क्लियर है। गिनती आती है, 0 से स्टार्ट करो, 0 1। अबे स्टार्ट करना होता है गिनती स्टार्ट। 10th वालों बताओ गिनती क्या होती है? 1 के बाद क्या आता है, 2 के बाद, 3 के बाद, 4 के बाद, बट रिक्वायरमेंट नहीं है। ठीक है, अब ध्यान दो इधर, यहाँ पर 4 से डिवाइड कर दिया, 4 से डिवाइड कर दिया, 4 से डिवाइड कर दिया, 4 से डिवाइड किया, 4 से डिवाइड किया, फिर निकाला अंडर रूट, फिर निकाला अंडर रूट, फिर निकाला अंडर रूट, फिर निकाला अंडर रूट, फिर निकाला अंडर रूट। अभी कुछ नहीं है। अब यहाँ से जो वैल्यू निकलेगा, अब देखो 0/4, इसका मतलब क्या है, 0। 0 का अंडर रूट क्या होगा, 0 आएगी ना भाई, तो यहाँ साइन 0 की वैल्यू 0 आती है।
ठीक, साइन 0 मतलब 0। अच्छा 1/2, 1/4, 1/4 का अंडर रूट करोगे तो क्या होगा, √1, √4, इसकी वैल्यू 1, इसकी वैल्यू 2, इसकी वैल्यू क्या बनेगी, इट्स 1/2 बन जाएगी। बताओ कोई दिक्कत। अच्छा अब ये क्या है, 1/2 है तो 2/4 है, इसे काट दो बच्चों, क्या बनेगा, इट्स 1/2, क्योंकि यहाँ पे रूट था, यहाँ भी रूट होगा, तो √1/√2। अब √1 का तो 1 क्या होता है, 1 होता है, √2 रहेगा। इसका मतलब क्या है, इसकी वैल्यू आ गई 1/√2। यहाँ तक समझ में आया, 10th वाले पीछे समझ में आ रहा है, चलो ठीक है। अब क्या होता है, √3/4, √3/4 का मतलब क्या है, √3 डिवाइड बाय √4। √3 की वैल्यू क्या है, यहाँ पर √3 रहेगी, यहाँ पर 2 आ जाएगा, इसकी वैल्यू क्या बनेगी, √3/2 बन गई। 4 से 4 कट जाएगा, आंसर बचेगा 1, √1 की वैल्यू 1 होती है। इसका मतलब क्या है, साइन 0 मतलब 0 डिग्री, साइन 30 डिग्री 1/2, साइन 45 डिग्री 1/√2, साइन 60 डिग्री √3/2, साइन 90 है ना। अब फ्यूचर में अगर आपसे कोई पूछ ले कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ साइन 30 डिग्री, तो साइन 30 डिग्री क्या है, 1/2 आ गए। कोई पूछ दे साइन 45 डिग्री क्या होगा, साइन 45 क्या है, इट्स 1/√2। सिंपल था, इजी है ना, रटो मत, सीखो बना कैसे, रटना है ही नहीं। कैसे किया मैंने, 0 1 2 3 4 डिवाइड बाय 4 4 4 4 अंडर रूट कर दो, जो वैल्यू वही है सारी वैल्यू। मजाक हो गया, तो इजी था, रटो मत, रटना नहीं है, मैथ में रटोगे फंसोगे, रटो मत, सीखो करना कैसे, ये समझ में आया। अब जैसे ही मैंने इस सीरीज को लिख लिया, इसका गेम ही खत्म है। क्या करना है, इसको उल्टा कर चला दो, ये 1 था, यहाँ 1 लिख दो, यहाँ √3/2 था, यहाँ √3/2 कर दो, ये 1/√2 था, ये ऐसे कर दो, ये 1/2 था, उसको यहाँ चला दो, और ये 0 था, इसको यहाँ चला दो। कैसा लगा, सिंपल था। मतलब जो वैल्यू आई इसको उल्टा चला दिया, ऐसे बन गया। इसका मतलब क्या, cos 0 मतलब 1, cos 30 मतलब √3/2, cos 45 डिग्री 1/√2, cos 60 मतलब 1/2, cos 90 0। सिंपल होता है। और जब tan चलाना हो तो आपको tan तो पता होता है क्या है, sin बाय cos होता है। तो अगर मुझे निकालना हो sin और cos, tan निकालना हो तो इन दोनों वैल्यू को डिवाइड कर दो। नहीं बात समझ में, अगर मैंने निकालना है sin 0 डिग्री, sin थीटा की tan 0 डिग्री निकालना है, इसका मतलब sin 0 डिवाइड बाय cos 0, समझ रहे हो, इन दो वैल्यू को डिवाइड कर दो। अब दिमाग लगाना, क्या होगा, tan 0 निकालना है, sin 0 बाय cos 0, 0/1 आंसर क्या है, 0 आ गया, 0 आ गया। सिमिलरली tan 30 निकालना है, sin 30 और cos 30 को डिवाइड कर दो, तो 1/2 और √3/2, दो कट जाएगा, आंसर 1/√3 आ गया। सिंपल था, इसकी वैल्यू 1/√3। कैसा रहा, ठीक। अच्छा उसके बाद ध्यान से देखो, मुझे निकालना हो tan 45 डिग्री, तो जब मैंने बोला tan 45 डिग्री, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब sin 45 cos 45। अब इसकी वैल्यू 1/√2, इसकी वैल्यू 1/√2, मतलब जो वैल्यू यहाँ है इन दोनों को डिवाइड करना है, इससे पूरा कट जाएगा, आंसर 1 आ जाएगा, ठीक है। अच्छा सिमिलरली क्या होता है, अब इन दोनों को डिवाइड करो, 2 से 2 कट जाएगा, आंसर यहाँ √3 आ गया। और ये 1/0 है बच्चों, इट्स 1/0, 1/0। इसका मतलब क्या होता है, ये तो नॉट डिफाइंड होता है बच्चों, इट इज नॉट डिफाइंड। ये क्लियर है बच्चों, कितने लोगों को क्लियर है ये चीजें, सबको समझ में, बहुत बढ़िया, शाबाश। ये सारी वैल्यूज क्लियर होनी चाहिए। अब tan 0 मतलब 0, tan 30 1/√3, tan 45 1, tan 60 √3, tan 90 नॉट डिफाइंड। कैसा लगा, ठीक है बेटे। एक वर्ड समझा, रेसिप्रोकल, सुना है, रेसिप्रोकल सुना है, रेसिप्रोकल। अगर मैंने बोला 2 के नीचे क्या है बच्चों, 1 है, इसका रेसिप्रोकल क्या होगा, 1/2, ठीक। अगर मैंने बोला 3/2, इसका रेसिप्रोकल क्या होगा, 2/3 हो जाएगा, सुना है। अच्छा मैंने बोला, मैंने 5/√2, रेसिप्रोकल क्या होगा, √2/5 होगा।
मैंने बोला 6/7, रेसिप्रोकल क्या होगा 7/6 होगा। इजी है, मुश्किल कुछ? चलो ठीक है, मुश्किल नहीं तो आगे बढ़ते हैं। तो रेसिप्रोकल जैसे ही मैंने ऐसे बोला तो कॉसेक जो होता है, कॉसेक वाली वैल्यू है, तो साइन 0 मतलब 0, कॉसेक 0 जो होगा इसको करना है रेसिप्रोकल कर दो। साइन को रेसिप्रोकल करोगे तो कॉसेक बन जाएगा। अब अगर मान लो 0/1 होगा, अगर कोई नंबर है उसके ये 0 है तो 0 के नीचे कुछ नहीं तो क्या होगा 1 होगा। अब इसका रेसिप्रोकल करोगे तो क्या बनेगा, इट्स 1/0। 1/0 का मतलब क्या है, नॉट डिफाइंड। हाँ जी, समझ में आई बात? मतलब अगर आपको क्या करें, कॉसेक की वैल्यू निकालनी है तो कॉसेक जो होता है साइन का उल्टा होता है, तो साइन की वैल्यू कर दो रेसिप्रोकल, तो क्या बन जाएगा, कॉसेक बन जाएगा। तो 0 है, उसका रेसिप्रोकल करोगे तो नॉट डिफाइंड आएगा। अच्छा, ये 1/2 है, इसका रेसिप्रोकल कर तो क्या बनेगा 2, ऐसा कर तो क्या बनेगा √2, इसका रेसिप्रोकल कर तो क्या बनेगा 2/√3, सॉल्व कर तो 1 का 1 रहेगा। इजी था। अच्छा, एक तरीका और है, या तो इस सीरीज को उल्टा लिख दो ऐसे करके, या कॉस को कर दो। तो मैं क्या करता हूँ, कॉस को उल्टा कर देता हूँ, इस सीरीज को उल्टा कर देते हैं, 1 लिख देंगे, 2/√3 कर देंगे, ये √2 आ गया, फिर यहाँ पे क्या है 2 आ गया, नॉट डिफाइंड इधर आ गया। ये बताओ इजी था नहीं, बस में। अच्छा, इसको रेसिप्रोकल करो तभी बात इतनी बनेगी। कॉस का अगर नीचे क्या है 1 है, कुछ नहीं तो क्या 1 आएगा। अब इसका रेसिप्रोकल का चाहे कैसे भी कर दो, आंसर 1/1 ही आएगा। तो आंसर क्या 1 कर दिया मैंने। इसका क्या करोगे, √3/2 है, इसका 2/√3 बन गया। इसका 1/√2 है, √2 आ गया। 1/2 है, 2 आ गया। 0 का रेसिप्रोकल क्या होगा, नॉट डिफाइंड, सिंपल। अब कॉट निकालना है तो tan का रेसिप्रोकल कर दो, तो 0 का रेसिप्रोकल क्या होगा बच्चों, नॉट डिफाइंड। √3 क्या होगा, 1/√3 का √3 बन जाएगा, 1 का 1 रहेगा, √3 क्या होगा 1/√3 बन गया, और जो नॉट डिफाइंड है तो क्या बनेगा इसका 0। और इस तरह से पूरा आपको ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल याद कर लिया। मुश्किल नहीं है ना, इजी है ना समझने के लिए, फटाक से बस कवर कर लेना। तो कुछ मुश्किल नहीं है इसमें, मुश्किल कुछ है ही नहीं। सबसे बड़ा मुद्दा क्या है कि इसे करना कैसे, इसको बस तरीके से करना है आपको, बस ओनली ये लाइन याद करनी है, ये याद है आप सब कर लोगे। ठीक है, चलो फटाफट नोट कर लो।